गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों ने अभी तक जो देखा हुआ था, हमने जुडिशरी का एक पार्ट तो देखा कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, इनके बारे में क्या क्या प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं। कल हम बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ पर केवल यही नहीं है, हमारे यहाँ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के भी तौर तरीकों का जो है डेवलपमेंट किया गया है। ये एडीआर क्या है, पहले एक बार इसको समझिएगा, फिर उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। असल में यूएस में, अमेरिका में ये बड़ा पॉपुलर सा कंसेप्ट है जिसको कहते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। कंसेप्ट सिंपल सा है कि हर एक केस अगर रेगुलर कोर्ट में ले जाया जाएगा, हर एक डिस्प्यूट अगर हम लेकर रेगुलर कोर्ट में जाते हैं तो वहां पर नंबर ऑफ केसेस लगातार इंक्रीज होते रहेंगे और जस्टिस डिले का जो कंसेप्ट है वो वहां पर बढ़ता जाएगा। क्योंकि नंबर ऑफ केसेस जिस तरीके से बढ़ेंगे तो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पर इतना बर्डन बढ़ेगा कि उसकी इफिशियंसी भी और वहां पर टाइमिंग भी, वो दोनों चीजें वहां पर अफेक्ट होंगी। तो एक कंसेप्ट के रूप में वहां पर आया कि क्यों ना छोटे मोटे जो डिस्प्यूट्स होते हैं जिनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है मीडिएशन के थ्रू, आर्बिट्रेशन के थ्रू, रिकॉन्सिलिएशन के थ्रू, तो ऐसे इश्यूज को हम क्यों कोर्ट में लेकर जाएं। कोर्ट के बाहर ही कोई अच्छा मीडिएटर हमें, आर्बिट्रेटर हमें मिल जाए तो हम उन्हीं के थ्रू जो है वहां पर मध्यस्थता करा के और कोई एक समझौता कर ले वहां पर। तो इस तरीके के मामले जो हैं कोर्ट में नहीं जाएंगे। आप इमेजिन कीजिए, अगर आप में से जो लोग गांव की कल्चर, गांव की चीजों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं वहां के हालात को, तो आपने देखा होगा कई बार आपको वहां ऐसे ऐसे डिस्प्यूट्स आते हैं कि आप दंग रह जाते हैं। एक बिस्से की जमीन है, मतलब बिगहे बिगहे जमीन लोगों के पास है, लेकिन डिस्प्यूट चल रहा है दो भाइयों के बीच में एक बिस्से या दो बिस्से की जमीन के लिए, और हालात ये हैं कि एक दूसरे की जान लेने की स्थिति में रहते हैं उस छोटे से जमीन के लिए, क्योंकि वो उनके लिए रेपुटेशन का वजह बन जाता है। उसके लिए वो सब कुछ वहां पर अपना जो है दांव पर लगा देते हैं। तो कोई समझाने वाला होना चाहिए कि ये सब मामले लेकर कहां आप कोर्ट कचहरी में और आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। आप लोग वहां पर एक बीच का रास्ता निकालिए, ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर ये कल्चर डेवलप हो जाए तो आप इमेजिन कीजिए किस तरीके की चीजें हो जाएंगी। या इसी तरीके से आप अर्बन सोसाइटी में देखिए, शहरों में देखिए, यहाँ पर छोटे मोटे अपराध, छोटी मोटी चीजें यहाँ पे होती रहती हैं, उन चीजों को लेकर भी हम कोर्ट कचहरी पहुंचते रहते हैं। तो इस तरीके के मामले जिन्हों हम नॉन सीरियस केसेस कहते हैं कि ये समाज में होना ही नहीं चाहिए। सोसाइटी इतनी मैच्योर होनी चाहिए कि ऐसे केसेस कोर्ट कचहरी में नहीं पहुंचने चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जब से कोर्ट कचहरी खुला है, लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है, लोग कोर्ट कचहरी जाना पसंद करते हैं। तो इसलिए एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेशल जो मैकेनिज्म है उस पर बात की जाने लगी। हमारे यहाँ ये कंसेप्ट कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। हमारे यहाँ एडीआर जैसा कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ पर जो व्यवस्था है वो सिंपल सा है कि एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। लेकिन पहली बार इस कंसेप्ट को अगर किसी ने भारत में लॉन्च किया तो हमारे चीफ जस्टिस पीएन भगवती साहब थे, पुराने जो मुख्य न्यायाधीश थे। जस्टिस पीएन भगवती, आगे हम बात करेंगे, ये वही शख्स हैं जिन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को भी हमारे यहाँ स्टार्ट किया था। तो पीएन भगवती साहब का जो बेसिकली कंसेप्ट था वो यही था कि वो चाहते थे कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट वहां पर हो डिस्प्यूट्स का। इसके लिए उन्होंने एक पीपल्स कोर्ट का कंसेप्ट दिया, लोगों की अदालत, जिसे आप लोक अदालत कहते हैं। पहली बार वहां से भारत में एडीआर सिस्टम स्टार्ट हुआ और उन्होंने काफी इसको पॉपुलराइज वहां पर किया। शुरुआती दौर में जस्टिस भगवती ने जो है इस चीज को यहां पर स्टार्ट कराया और कुछ कुछ ऐसे मामलों का आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कराया। बाद में जब इसका रिजल्ट अच्छा दिखने लगा कि नहीं ये चीजें कारगर हो सकती हैं, तो पार्लियामेंट ने बकायदा इसके लिए एक कानून बनाया। 1987 में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के थ्रू लोक अदालतों को स्टैच्यूटरी स्टेटस दिया गया, यानी सांविधिक दर्जा दे दिया गया। और यह माना गया कि अब जो है लोक अदालतें कानूनी तरीके से गठित की जाएंगी, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनके फंक्शन के बारे में सारी चीजें वहां पर मेंशन कर दी गई। आगे चलकर 90 का जब डिकेड आया तो हमने देखा कि
मीडिएशन आर्बिट्रेशन की ज़रूरत और बढ़ती गई, क्योंकि अब जो है सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती जा रही थी। पहले तो चलिए ठीक है, तब भी सिंपल सोसाइटी थी 90 के पहले तक, लेकिन 90 के बाद जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ी, तो लाइफ जो है कॉम्प्लिकेटेड होती गई। 10 तरीके के रिलेशन, कम्युनिकेशन बढ़ा, लोग आपस में मिलजुल रहे हो, जितना मिलेंगे जुलेंगे तो नो डाउट वहां पर कोऑपरेशन और कन्फ्लिक्ट दोनों जैसी टेंडेंसी देखी जाएंगी। तो अब एक कन्फ्लिक्ट्स भी देखे जाने लगे। खासकर इकोनॉमिक सेक्टर जो हमारे यहाँ बूम कर रहा था, और अब जो कि 90 के बाद की दुनिया को माना जाता है जियो इकोनॉमिक वर्ल्ड, मतलब जहां पर कंट्री का जो मेन फोकस है अब वो इकोनॉमिक इशू हो चुका है। हर एक दुनिया का देश वो अपनी, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो और चाहे डोमेस्टिक पॉलिसी हो, जो कोर उसका इशू है वो है इकोनॉमिक, कि कैसे अपनी इकोनॉमी को हम बेहतर करें, क्योंकि उसी पर सब कुछ टिका हुआ है, उसी पर उनकी सिक्योरिटी टिकी हुई है, उसी पर उनका जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, उसी पे हर एक चीज, सोशल डेवलपमेंट, सब कुछ उस पर टिका हुआ है। तो यहां पर कंट्रीज जो हैं इस चीज पे फोकस करने लगी। क्योंकि आप जानते हैं कि 90 के बाद का जो डिकेड था वो एलपीजी के नाम से जाना जाता है, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो हमने बाहर की कंपनी को भी अपने यहां आने का मौका दिया, और सीधा सा उसका हमारा पर्पस था कि बाहर की कंपनियां आएंगी तो यहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगी, इन्वेस्टमेंट एक कंपनी खोलेंगी तो कहीं एक बिल्डिंग बनाएंगी। अगर वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती हैं तो एक कंपनी खोलेंगी ना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर क्रिएट करेंगी, वहां पर कुछ चीज का प्रोडक्शन होगा तो हमारे बाजार में सप्लाई बढ़ेगी, वहां पर जो प्रोडक्शन के लिए कुछ लोगों की जरूरत, कंस्ट्रक्शन से लेकर प्रोडक्शन तक कोई ना कोई वहां पर जो कर्मचारी हैं, स्टाफ हैं, मजदूर हैं, उनकी जरूरत पड़ेगी, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा हमारे यहाँ, और इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो हमारी कंट्री का जो है जीडीपी वो भी बढ़ेगा। तो इस पर्पस से हमने बुलाना शुरू कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि बाहर की कंपनियां भारत में आना नहीं चाहती थी। वो अट्रैक्शन था भारत का, पॉपुलेशन बहुत बड़ा, ह्यूज मार्केट था ये, यहां पर कंज्यूमर क्लासेस बड़ी तेजी से, मिडिल क्लास बड़ी तेजी से आ रहा था, तो उनके पास अट्रैक्शन था, लेकिन यहां डरते थे आने से। और डर क्यों था? एक तरफ तो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर का इशू जो 90 के डिकेड्स का था, वो कभी और बात करेंगे किसी और टॉपिक पर, लेकिन जो सबसे बड़ा डर उनके दिमाग में, उनके जहन में था, वो डर था कि यहाँ पर जो है वो बहुत डिस्प्यूट्स होते हैं और हर एक चीज शुरू करने पर वो जुडिशरी के पास चला जाता है और जुडिशरी वहां स्टे लगा देती है, मामला फंस जाता है। अभी कोई एक प्रोजेक्ट कोई कंपनी शुरू करे और वहां पर आ जाए कि इन्वायरमेंट का आपने वायलेशन किया है, अब मामला कोर्ट में चला गया, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके वहीं छोड़ दिया, कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा है मामला। तो फॉरेन कंपनी इस तरीके की चीजों में उलझना नहीं चाहती हैं। इसीलिए 90 के डिकेड में एक और बड़ा कदम उठाया गया। 1996 में हमारे यहां पर एक और एक्ट लाया गया, पार्लियामेंट ने कानून बनाया, आर्बिट्रेशन एंड रिकॉन्सिलिएशन एक्ट 1996, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम। इसका पर्पस भी ये था कि देश में आर्बिट्रेटर की स्थापना की जाए, आर्बिट्रेटर इंस्टीट्यूशंस, यहां पर आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस लाए जाएं और इन आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू कॉमर्शियल जो डिस्प्यूट हैं वह कंपनियों के बीच में, उन डिस्प्यूट्स को जो है आउट ऑफ कोर्ट सेटल किया जाए, जिससे अननेसेसरी डिले न हो, इकोनॉमिक इफिशियंसी हमारे यहाँ बढ़े और हम एक अच्छा इन्वायरमेंट यहां पर इन्वेस्ट इन्वायरमेंट दे सके। तो इस तरीके से एक एक करके यहां पर यह एडीआर का जो कंसेप्ट था इवॉल्व होता गया और आज के समय में एडीआर काफी पॉपुलर माना जा रहा है। तो यही सारी चीजों को आज हम लोगों को देखना है पहले कि ये एडीआर सिस्टम कैसे कैसे यहां पर देखने को मिलता है। तो हम देखने जा रहे हैं एडीआर सिस्टम के बारे में, लेकिन उसके पहले जो है, हाँ, एडीआर के बारे में हम लोग यहां पर देखने जा रहे हैं। कल ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में हम लोगों ने आपको बात बता दिया था कि आर्टिकल 312 में जो है ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में ये प्रोविजन है कि राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट, अगर वह प्रेजेंट और वोटिंग मेंबर के 2/3 मेजॉरिटी से एक रेजुलेशन लेकर आए तो पार्लियामेंट किसी भी नए ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन जुडिशियल सर्विसेज के बारे में प्रोविजन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा जरूर किया गया है, ऐड किया गया है, लेकिन अभी तक इसको पार्लियामेंट ने एक्ट के थ्रू जो है वह इंप्लीमेंट नहीं किया है।
तो अभी तक कोई ऐसा जो है यहाँ पर वह ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं बना है। अगर पार्लियामेंट कल को एक्ट लेकर आती है तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज में किन लोगों का एग्जाम होगा? ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज में एग्जाम होगा जो लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल के जज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं जिन्हें कहा जाता है। तो अब फिलहाल आते हैं हम लोग एडीआर सिस्टम के बारे में, जो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे। एडीआर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, वैकल्पिक विवाद निस्तारण प्रणाली। इसमें हमने जैसा कि बताया कि यहाँ पर जो फोकस होता है वो मीडिएशन पर फोकस होता है, यहाँ पर जो फोकस होता है आर्बिट्रेशन पर, यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ पर फोकस जो होता है रिकॉन्सिलिएशन पर। तो यहाँ पर यह जो है मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, रिकॉन्सिलिएशन के थ्रू जो है डिस्प्यूट सेटलमेंट, आउट ऑफ कोर्ट यहाँ पर जो है वह डिस्प्यूट सेटलमेंट जो है इस पर ये फोकस करता है कि जो डिस्प्यूट सेटलमेंट्स हों वो आउट ऑफ कोर्ट जो हैं उनका सेटलमेंट हो जाए। तो ये इनका फोकस यहाँ पर होता है। हमने कहा कि ये जो है कंसेप्ट पॉपुलर जो इंडिया में हुआ, तो पहला पॉपुलर हुआ वो लोक अदालतों से। लोक अदालत जो हैं यहाँ से जो है ये कंसेप्ट पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ। लोक अदालत को जो इसके यहाँ पर इनिशिएट करने में जिसका रोल रहा, जस्टिस पीएन भगवती साहब जो हैं, इनको ये यहाँ पर जो है वह माना जाता है कि जिन्होंने इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। ये गांधीयन फिलॉसफी पर बेस्ड है। यह यहाँ पर माना जाता है कि यह गांधीयन फिलॉसफी पर जो है बेस्ड है। यह जो है गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। इसे स्टैच्यूरी स्टेटस भी दिया गया है, यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, जिसे नालसा एक्ट भी आप कहते हैं। नालसा एक्ट जो है इसके थ्रू 1987 के थ्रू लोक अदालत को स्टैच्यूरी स्टेटस, स्टैच्यूरी मतलब होता है जो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा फॉर्म किया गया हो, क्रिएट किया गया हो, सांविधिक दर्जा इसे दिया गया है। अब इसके बारे में कुछ कुछ केसेस यहाँ पर कुछ कुछ इसके फीचर समझिए। यहाँ पर कौन से मैटर आते हैं? तो यहाँ पर सिविल केसेस भी आते हैं, सिविल केसेस को भी ये यहाँ पर सुनवाई करता है, और यहाँ पर क्रिमिनल केसेस की भी सुनवाई होती है। यानी यहाँ पर दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों पर सुनवाई होती है। लोक अदालतों में कौन से मामले आते हैं? सिविल मामले भी आते हैं, क्रिमिनल मामले भी। क्रिमिनल मामले वो आते हैं जो नॉन सीरियस होते हैं, यानी बहुत गंभीर क्रिमिनल मामले नहीं आते। अब कोई मर्डर करके समझौता करने आए तो ये चीजें नहीं एक्सेप्टेबल हैं। यहाँ पर जो है छोटे मोटे अपराध, किसी ने कोई छोटी सी चीज चुरा ली, अब उसके लिए भी उसको हम जेल में डाल रहे हैं। तो वहां पर जो है सिविल और क्रिमिनल केसेस में लोक अदालतें काम करती हैं। दूसरा, यहां पर फ्रेश मैटर भी, नए मामले भी, फ्रेश केसेस भी लाए जा सकते हैं, नए मामले भी लाए जा सकते हैं, फ्रेश मैटर भी लाए जा सकते हैं, और पेंडिंग केसेस भी यहां पर लाए जा सकते हैं। अगर किसी कोर्ट में कोई पेंडिंग केस है तो उसको वहां से विड्रॉ करके हम लोक अदालत में ला सकते हैं। अगर कोई केस कोई किसी कोर्ट में चल रहा है और आपको लगता है कि पता नहीं कब तक न्यायालय की प्रक्रिया चलेगी, हम आते हैं सीधे लोक अदालत से समझौता कर लेते हैं, तो उस पेंडिंग केस को भी आप लेकर आ सकते हैं, और कोई फ्रेश मैटर आपका है तो उसको भी लेकर आप लोक अदालतों में आ सकते हैं। तीसरी चौथी चीज जो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोक अदालत का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो 3 मेंबर यहां पर होते हैं, 3 मेंबर यहां पर होते हैं लोक अदालतों में। लोक अदालत में पहला तो कोई रिटायर्ड जज होता है, रिटायर्ड जस्टिस होते हैं, कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश। तो अमूमन ये रिटायर्ड जो जज होते हैं ये सबऑर्डिनेट कोर्ट के ही रिटायर्ड जज होते हैं। तो एक कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश यहां पर हो सकता है। दूसरा, कोई सोशल एक्टिविस्ट होता है, एक मेंबर सोशल एक्टिविस्ट होता है। अब यहां पर इसीलिए समझिए कि ये रेगुलर कोर्ट नहीं है, इनका जो गठन ही है, इसी से आप समझिए लोक अदालत में कौन सुनवाई करता है, कौन वहां पर निर्णय देता है। तो एक कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं,
एक कोई सोशल एक्टिविस्ट होता है, सामाजिक कार्यकर्ता होता है, और कोई एक एडवोकेट होता है, एक अधिवक्ता होता है। 3 मेंबर होते हैं और लोक अदालतों में यही मध्यस्थता कराते हैं। इनका जो गठन होता है ये राज्य के स्तर पर होते हैं, यह लेवल इनका राज्य के स्तर पर होते हैं, एट स्टेट लेवल यहां पर होते हैं। राज्य के स्तर पर लोक अदालतों का गठन होता है, जिले के स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लोक अदालत, स्टेट लोक अदालत, डिस्ट्रिक्ट लोक अदालत जिला के स्तर पर होता है, और ब्लॉक के स्तर पर भी होता है, तालुका के स्तर पर भी होता है। तो तीनों स्तरों पर जो है ये लोक अदालतों का गठन होता है। तो कुछ जो है वो स्टेट के लेवल पे बताए जाते हैं, गठित किए जाते हैं कि वहां पर आप अपने मामले लेकर जाइए। कई बार लोग नहीं आ पाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, लखनऊ में बना दिया गया लोक अदालत। अब सोनभद्र से आदमी कैसे आए, वहां पर दूरी है, तो एक तो जिले के स्तर पर, और जिले में भी दूर दराज के गांव हैं तो खंड के स्तर पर कर दिए। तो लोक अदालतों का गठन अलग अलग स्तर पर हो सकता है। सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि ये जो यहाँ पर अदालतें होती हैं, लोक अदालतें होती हैं, इनका जो गठन होता है कौन करता है? तो इनका गठन जो है राज्य के स्तर पर, यह यहाँ पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, सालसा जो है, जैसे नालसा है वैसे ही सालसा होता है, यानी कि जो यहाँ पर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसके द्वारा गठित किया जाता है। इसको डिस्ट्रिक्ट जो है लीगल सर्विस अथॉरिटी यहाँ पर उसके द्वारा गठित किया जाता है। इसको जो है इसी तरीके से वह ब्लॉक लेवल पर जो है यहाँ पर गठित किया जाता है, यानी तालुका के स्तर पर जो है विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। तीनों स्तर पर लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पर गठित किया जाता है। तो यहाँ पर इनके द्वारा यहाँ पर गठित किया जाता है, और इनके अलावा इनका गठन जो है वह उच्च न्यायालय के द्वारा भी किया जाता है। तो फिर से इसको एक बार समझिएगा कि एक तो ये तीनों स्तरों पर जो हमने बात किया, तो इनका गठन कौन करता है? आखिर लोक अदालतों का गठन कौन करता है? तो लोक अदालतों का गठन एक तो किसी भी कंसर्न स्टेट में राज्य के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय जो है हाई कोर्ट टाइम टू टाइम जो है लोक अदालतों को ऑर्गेनाइज करती है। और दूसरा तो यहां पर जो है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, या इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट जो है यहां पर जिला जो विधिक सेवा प्राधिकरण, और ब्लॉक के लेवल पर जो विधिक सेवा प्राधिकरण है, इन अथॉरिटी के द्वारा इनका गठन किया जाता है। दूसरा, इनका जो प्रोसीजर होता है वो बड़ा अच्छा होता है, यानी यहां पर जो है जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर है, प्रक्रियाओं का सरलीकरण, यहां पर जो है प्रक्रियाएं सरल यहां पर होती हैं। प्रक्रियाएं सरल होने का मतलब क्या है? सिंप्लीफाइड जो है प्रोसीजर का मतलब क्या है? सिंप्लीफाइड प्रोसीजर का मतलब यह है कि कोर्ट फी नहीं होता है, यहां पर कोई कोर्ट फी जो है वह नहीं होता है। दूसरा, नो नीड ऑफ एडवोकेट, वकील की आवश्यकता या अधिवक्ता की आवश्यकता नहीं होती है। जब आप रेगुलर कोर्ट में जाते हैं तो एक एडवोकेट हायर करना होता है, एक जो है वहां पर कोर्ट फी देना होता है, तमाम तरीके के डॉक्यूमेंट को आपको परचेज करना होता है। तो अधिवक्ता की जरूरत आपको लोक अदालतों में नहीं होती है। सबसे अच्छी बात और क्या है, रेगुलर कोर्ट में आप प्रोसीजरल कॉम्प्लिसिटी बहुत ज्यादा होती है। सीआरपीसी के जो है जो प्रोविजन है, एविडेंस लॉ के जो प्रोविजन हैं वो फॉलो किए जाते हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग, जैसे आपको अगर विटनेस वहां पर प्रोड्यूस करना है तो कैसे विटनेस प्रोड्यूस करेंगे? जब कभी आप फिल्में देखते हैं कोई भी आएगा और विटनेस जाके खड़ा कर देगा जज के सामने, उसका एक प्रोसीजर है कि कब आपको उसके लिए परमिशन लेना है, कौन सा डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में होगा। सही फॉर्मेट में आपने अप्लाई नहीं किया कोर्ट के सामने तो कोर्ट कहेगा अगली बार आइएगा, सही फॉर्मेट लेकर आइएगा। कई बार तो हमारे यहाँ डिले इस वजह से होता है क्योंकि प्रोसीजरल जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल नहीं किया जाता है, उसको फॉलो नहीं किया जाता है। तो इन्हीं चीजों से बचने के लिए तो लोक अदालत में आए हैं। तो लोक अदालतों में हम ये सीआरपीसी, ये एविडेंस लॉ, इनके जो प्रोसीजर हैं उनके प्रोसीजर में हम नहीं उलझते हैं।
हम सिंप्लीफाइड हैं, या नेचुरल जस्टिस के थ्योरी पे काम करता है लोक अदालत, कि पक्ष विपक्ष है, दोनों अपनी अपनी बातें रखिए और हमें यहां पर डिसीजन नहीं देना है, कोई हारने और कोई जीतने वाला नहीं है, हमें तो दोनों की सहमति, दोनों के कंसेंट से एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है। तो इसलिए यहां पर सीआरपीसी या एविडेंस लॉ की जरूरत नहीं होती है, यहां पर सीआरपीसी या जो है एविडेंस लॉ, साक्ष्य अधिनियम, इनकी जरूरत नहीं होती है। तो साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होते हैं, इनको फॉलो करना जरूरी नहीं होता है, तो इसलिए ये प्रोसीजर बहुत इजी होता है। दूसरा, यहां पर ये कोर्ट, ये वैसे तो रेगुलर कोर्ट है नहीं, लेकिन फिर भी अगर इसे काम करना, यानी दो लोगों में मीडिएशन कराना है, तो इसके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कंसर्न ऑफिसर वगैरह होने चाहिए। 1 बिस्से जमीन हो चाहे 10 बिस्से हो, अगर डिस्प्यूट है और हम लोक अदालत में उस मामले को लेकर जा रहे हैं, तो लोक अदालत समझौता कैसे कराएगी? केवल आंख बंद करके ये भी मांग रहे हैं, ये भी मांग रहे हैं, समझौता करा देंगे? वो देखेगी ना लोक अदालत, तीनों मेंबर, कि वहां पर किसका पक्ष मजबूत है और उसी के अकॉर्डिंग वो समझौता कराएंगे। तो वहां पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगाना जो है सरकार से, सरकारी अधिकारियों को बुलाना, इनके लिए कई बार जरूरी हो जाता है। यही कारण है कि इन्हें स्टेटस जो है सिविल कोर्ट का दे दिया गया है। दीवानी न्यायालय का दर्जा देना एक होता है, एक होता है दीवानी न्यायालय। दीवानी न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट में हमने बात किया था, सिविल कोर्ट और वहां पर क्रिमिनल कोर्ट, लेकिन इनको स्टेटस दे दिया गया है सिविल कोर्ट का। स्टेटस का मतलब है सिविल कोर्ट तो है नहीं, लेकिन सिविल कोर्ट के जो प्रिविलेज, जो पावर है, वो इनको मिल जाते हैं। और क्या मिल जाता है पावर? कि सिविल कोर्ट के स्टेटस का मतलब है कि ये कहीं से भी, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस या ऑफिसर से किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकते हैं, किसी को सम्मन भेज सकते हैं, किसी को विटनेस के लिए अपने पास बुला सकते हैं। सिविल कोर्ट का स्टेटस इनको दिया गया है। तो दीवानी न्यायालय का दर्जा जो है इनके पास होता है, दीवानी न्यायालय का दर्जा होता है। दूसरी चीज, एक और चीज यहां पर है, यहां पर जो भी मामले आते हैं वो दोनों पार्टी का कंसेंट जरूरी होता है, दोनों पक्षों की सहमति से यहां पर मामले आते हैं। दोनों पार्टी का जो कंसेंट है, दोनों पार्टी की कंसेंट जो है वो जरूरी होती है, दोनों पार्टी की कंसेंट जो है, दोनों पक्षों की सहमति जरूरी होती है। इसलिए अब आप दोनों के कंसेंट से मामला लाया गया और अगर वहां पर अवार्ड दिया गया, यहां पे डिसीजन नहीं, वर्डिक्ट, जजमेंट नहीं बोला जाता, अवार्ड कोई दिया गया। अब जिसको लाभ उसमें नहीं दिख रहा है वो कहा हम नहीं मानेंगे, हम जा रहे हैं कोर्ट में, तो वहां पर लोक अदालत बोलेगी कि भाई आपको कोर्ट से बचाने के लिए तो यहां लाया गया, अब यहां से फिर अगर आप कोर्ट जाएंगे तो फिर लोक अदालत को बनाने का मकसद ही क्या है, तब बंद करिए इसको। इसलिए यहां पहले ही दोनों पार्टी से बोल दिया जाता है कि आना चाहते हैं तो दोनों पार्टी के कंसेंट से यहां पर मामले आते हैं, और अगर एक बार अवार्ड दे दिया गया तो वह बाइंडिंग और फाइनल होता है, यानी किसी भी अदर कोर्ट में आप इसके अवार्ड को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए लोक अदालत में आने से पहले सोच समझकर आने की जरूरत होती है। तो यहां पर इसका जो अवार्ड होता है वो क्या होता है, फाइनल और बाइंडिंग अंतिम होता है, बाध्यकारी होता है, यानी किसी अदर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। यानी किसी इसके अवार्ड के विरुद्ध किसी न्यायालय में, इसके अवार्ड के विरुद्ध किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो लोक अदालत के कॉन्टेक्स्ट में जरूरी हैं। क्लियर है? तो लोक अदालत पिन पॉइंट, ये आपके ये सारे पॉइंट्स हैं, ये आपके दिमाग में आने चाहिए। क्या क्या है कि ये जो लोक अदालत हैं, यहां पर लोक अदालत, हाँ, तो ये यहां पर जस्टिस पीएन भगवती ने स्टार्ट किया था, गांधीयन फिलॉसफी पर बेस्ड है। नालसा एक्ट के द्वारा स्टैच्यूटरी स्टेटस दिया गया। सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस दोनों आते हैं। फ्रेश मैटर और पेंडिंग केसेस दोनों यहां पर लाए जा सकते हैं। 3 मेंबर होते हैं, रिटायर्ड जज एक होते हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट और एक एडवोकेट होते हैं। इनका गठन उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जो है कंसर्न स्टेट का करता है, या फिर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और ब्लॉक लीगल सर्विस अथॉरिटी भी कर सकती है। प्रोसीजर बहुत सिंपल होते हैं, कोई कोर्ट फी नहीं होता है, कोई एडवोकेट की जरूरत नहीं होती है, कोई सीआरपीसी, कोई एविडेंस लॉ की जरूरत नहीं होती है उसको फॉलो करने की।
सिविल कोर्ट का स्टेटस इन्हें मिला रहता है, दोनों पार्टी के कंसेंट से मामले लाए जाते हैं और इनका अवार्ड जो है वो फाइनल और बाइंडिंग होता है। क्लियर? तो ये एकदम सिंपल सा दिमाग में आना चाहिए, यहां से कोई क्वेश्चन फिर गलत नहीं होना चाहिए, यहां से कई क्वेश्चन आए हुए हैं। अब दूसरा है आर्बिट्रेशन एंड रिकॉन्सिलिएशन एक्ट 1996। दूसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, आर्बिट्रेशन एंड रिकॉन्सिलिएशन एक्ट 1996, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, आर्बिट्रेशन एंड रिकॉन्सिलिएशन एक्ट 1996। अब ये जो यहां पर आर्बिट्रेशन एंड रिकॉन्सिलिएशन एक्ट है, ये बेसिकली जो है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर जो है वह कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स के जो है यहां पर आर्बिट्रेशन के लिए, तो वाणिज्यिक विवादों का जो है यहां पर जो कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं, तो कॉमर्शियल डिस्प्यूट में जो है यह मध्यस्थता करती है। और यहां पर जो आर्बिट्रेशन इसका होता है, यानी जो मध्यस्थता इसकी होती है, वह डोमेस्टिक लेवल पे भी होती है, घरेलू स्तर पर भी होती है, और साथ ही साथ यहां पर जो है घरेलू स्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी ऐसे विवाद हैं जो डोमेस्टिक कॉमर्शियल डिस्प्यूट हैं और जो इंटरनेशनल लेवल पर जो कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं, वहां पर आर्बिट्रेशन या रिकॉन्सिलिएशन इसका बेसिक जो है काम होता है। तो वाणिज्यिक विवादों में मध्यस्थता, सुलह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर यह अधिनियम कहता है। तो करता कौन है? ये इस अधिनियम इसलिए लाया गया था। अब यहां पर सवाल है, जैसे लोक अदालत तो क्लियर हो गया कि लोक अदालत, तो यहां पर मध्यस्थता कौन करता है? तो फॉर आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता के लिए, फॉर आर्बिट्रेशन मध्यस्थता के लिए एक आर्बिट्रेशन सेंटर होता है। यहां पर एक जो है आर्बिट्रेशन जो है वह सेंटर होता है। तो एक आर्बिट्रेशन सेंटर यहां पर बनाया जाता है, एक मध्यस्थता जो है सेंटर बनाया जाता है। और यहां पर जो है यह आर्बिट्रेशन सेंटर जो है, ये यहां पे आप इसको आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस भी बोलते हैं, यानी आर्बिट्रल जो संस्थाएं होती हैं अलग अलग तरीके से, तो आर्बिट्रेशन सेंटर होता है। आर्बिट्रल जो हैं यहां पर संस्थाएं होती हैं, आर्बिट्रल जो है इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आर्बिट्रल संस्थाएं होती हैं, और यहां पर कई आर्बिट्रेटर होते हैं। वो आर्बिट्रेटर जो हैं वह मध्यस्थता करते हैं, आर्बिट्रेटर जो हैं यहां पर होते हैं, और यही आर्बिट्रेटर जो हैं वह मध्यस्थता यानी आर्बिट्रेशन का काम करते हैं। फिर से समझिए, कई आर्बिट्रेशन सेंटर जिनको हम आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, आर्बिट्रेशन सेंटर जिन्हें हम आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, वहां पर एक्सपर्ट आर्बिट्रेटर बनाए जाते हैं, लाए जाते हैं, जो बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं कॉमर्शियल डिस्प्यूट को लेकर, कॉमर्शियल लॉ को लेकर। अब दो पार्टी है, टाटा और रिलायंस में सौदा हुआ था स्टील को लेकर, दोनों के बीच में यहां पर जो है वह डिस्प्यूट आ गया किसी बात पर, तो एक आर्बिट्रेटर बीच में रहेगा और यहां पर जो है दोनों आपस में मिलकर वो आपस में बात कर सकते हैं। तो यहां पर जो है ये आर्बिट्रेटर का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी यहां पर 2019 में अमेंडमेंट किया गया है, 2019 में संशोधन किया गया है, और ये जो संशोधन है वो यहां पर क्या कहता है, पहले एक बार इसको समझते हैं। 2019 में अमेंडमेंट करके कुछ नई चीजें इसमें ऐड की गई हैं। ये जो एक्ट है इसमें कुछ नई चीजें, पहला तो यहां पर जो है ये अमेंडमेंट क्यों किया गया था, एक कमेटी बनी थी BN श्री कृष्णा कमेटी। BN श्री कृष्णा कमेटी ने कहा कि इंडिया के जो आर्बिट्रेटर हैं उनके पास एक अच्छी आर्ट है, कम्युनिकेशन स्किल। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि इंडियन जो कम्युनिटी है उनका कम्युनिकेशन स्किल वह दुनिया में सबसे बेहतर है। ये एम्पैथेटिक होते हैं, दूसरे के दुख दर्द को सही तरीके से, दूसरे के फीलिंग्स को सही तरीके से ऑब्जर्व करने की क्षमता इनके पास होती है। तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल है ये आर्बिट्रेशन में बहुत बहुत मायने रख सकता है। तो BN श्री कृष्णा कमेटी ने ये कहा कि भारत ग्लोबल आर्बिट्रेशन सेंटर के रूप में स्टेब्लिश किया जा सकता है, वैश्विक जो है मध्यस्थता केंद्र हम भारत को बना सकते हैं। दुनिया भर के जो इंटरनेशनल कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं उनका सलूशन लोग भारत में ढूंढ सकते हैं, और ये एक नए तरीके का बिजनेस मॉडल है, क्योंकि आर्बिट्रेशन में
बहुत अच्छा खासा एक्सपेंडिचर वहां पर होता है, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के पास अच्छा प्रॉफिट वहां पर होता है। तो ये इंडिया का एक नया जो है स्किल हो सकता है दुनिया के ग्लोबल आर्बिट्रेशन सेंटर के रूप में। लेकिन बीएन श्री कृष्णा कमेटी का कहना था कि हमारे यहां प्रॉब्लम ये है कि आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो जो है एक्सपर्ट है या नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं है। कई फ्रॉड आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस भी हमारे यहां काम कर रहे हैं और कई जो है अनएक्सपीरियंस्ड, बायस्ड, करप्ट आर्बिट्रेटर उसमें बैठे हुए हैं। इसलिए बाहर से कई बार या देश के ही अंदर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं, कई बार वो चीटेड फील करती हैं ऐसे आर्बिट्रेटर के पास जाकर और उनका नुकसान ज्यादा होता है। तो कहा गया कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशंस हमारे यहां होना चाहिए जो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस का ओवरसाइट कर सके, जो वहां पर उनको जो है रेगुलेट कर सके, उनका निर्देशन वहां पर कर सके। एक ऐसे जो है संस्था की हमें जरूरत यहां पर है। तो ये जो है एक महत्वपूर्ण चीज यहां पर बोला गया था। दूसरा चीज यहां पर जो बोला गया था कि आर्बिट्रल जितने इंस्टीट्यूशंस इंडिया में है उनकी ग्रेडिंग कर दी जाए कि कौन ज्यादा अच्छा है, 10 में से नंबरिंग कर दी जाए और वो उनके अभी तक दिए गए अवार्ड से और जो अदर आर्बिट्रेशन से जिन लोगों को बेनिफिट मिला है या जिन लोगों को वहां पर ग्रीवेंसेस हैं उनके फीडबैक के आधार पर इन्हीं चीजों के लिए 2019 में ये अमेंडमेंट किया गया था। इसमें पहला जो है अमेंडमेंट कहता है कि एक आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एसीआई का गठन किया जाएगा। इसमें पहला चीज जो बोला गया और ये हो चुका है अब, एक आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यहां पर अब बना दी गई है। एक एसीआई जो है यहां पर बनाया गया। तो यह एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसका काम जो है आर्बिट्रेशन और रिकॉन्सिलिएशन या अदर मीडिएशन के जो एडीआर सिस्टम है उनको प्रमोट करना है। और यह जो है यहां पर तो एडीआर को बढ़ावा देना इसका है, यह एडीआर को क्या है प्रमोट करने के लिए, टू प्रमोट एडीआर, ये इसका काम है। इसका काम आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस की ग्रेडिंग है। यह आर्बिट्रल जो हैं इंस्टीट्यूशंस जितने हैं आर्बिट्रल संस्थाओं की ग्रेडिंग करता है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो ग्रेडिंग करने का काम भी यहां पर इसका होता है। और जो आर्बिट्रेशन के अवार्ड होते हैं, मतलब किस कोई मामला आया, जैसे अभी रिलायंस का मामला आया उस पर अवार्ड आया, कल बिरला के मामले पे आया, हिंदुस्तान लीवर पे आया, रामदेव जी पे आया, कोई भी कमर्शियल डिस्प्यूट पर जो अवार्ड आते हैं, कोर्ट के जितने डिसीजन होते हैं, जजमेंट होते हैं, वो एक जगह रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं। आज तक हमारे यहाँ आर्बिट्रेशन वगैरह जो होता था उसके अवार्ड को कहीं पर स्टोर नहीं रखा जाता था, रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। लेकिन अब यहाँ पर बोला गया है कि आर्बिट्रेशन वाले डिसीजन को एक इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी जो है रखी जाएगी। तो आर्बिट्रेशन के निर्णयों को इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी में रखा जाएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक जो है डिपॉजिटरी में रखा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी यहां पर बनाने की बात की गई है। ये जो एशियाई है इनके बारे में दूसरी चीज समझिए क्या है। इसमें जो है आर्बिट्रेशन जो काउंसिल है इसका जो संरचना है कि इसका जो एक चेयरमैन होगा, जो अध्यक्ष इसका होगा इस एसीआई का, इसका अध्यक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का कोई जज जो है, कोई न्यायाधीश यहां पर, तो का कोई न्यायाधीश यहां पर होगा। और जो है यहां पर सदस्य जो हैं जो आर्बिट्रेशन के फील्ड में वो क्या होंगे, इमिनेंट पर्सनालिटी होंगे। तो मध्यस्थता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान जिनके पास होगा, एसीआई में ऐसे लोगों को रखा जाएगा। तो ये चीजें यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को बोला गया है कि वो आर्बिट्रेटर्स जो इंस्टीट्यूशंस हैं
उनको नॉमिनेट कर, जैसे कोई आप डिस्प्यूट लेकर जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यहाँ पर उनको अथॉरिटी दी गई है कि वो नॉमिनेट कर देंगे कि ये आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस आपके केसेस को यहाँ पर देखेगा, और जो भी कंसर्न पार्टी हैं उस आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन से वो क्या कर सकती हैं, कांटेक्ट कर सकती हैं। यहाँ पर 12 मंथ का टाइम लिमिट भी बनाया गया है कि 12 महीने के अंदर आप जो ये आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस होंगे इनके द्वारा वहां पर डिसीजन दिए जाएंगे। तो इतना पर्याप्त है, सफिशिएंट है इस टॉपिक से जो क्वेश्चन अगर आएंगे। तीसरा एडीआर सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट है वो है ग्राम न्यायालय, उसके बारे में भी देखते हैं। ग्राम न्यायालय का बेसिकली कंसेप्ट क्या है पहले वो समझिएगा। ये जो ग्राम न्यायालय होते हैं हमारे यहाँ पर, अब आप समझिए कि जो बेसिक प्रॉब्लम आ रही है, हम कहते हैं कि हमारा फिलॉसफी कहता है जस्टिस फॉर ऑल, कि सब तक न्याय पहुंचनी चाहिए। अब अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है तो नागालैंड का आदमी, कन्याकुमारी का आदमी, वो अगर इकोनॉमिकली ठीक नहीं है तो क्या लगता है कि वो वहां तक पहुंच पाएगा? तो पहला प्रॉब्लम क्या है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकते। चलिए सुप्रीम कोर्ट छोड़िए, आप अगर मान लीजिए कोई मामला जो है वो आता है आपका, ये मान लीजिए कि आपका लगभग ऐसे ही यूपी है, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ जो है वहां पर आपका हाई कोर्ट, इलाहाबाद आपका हाई कोर्ट वहां पर है। अब अगर किसी को आना है यहां पर, वह मेरठ से आना है या जो है सहारनपुर से आना है या सोनभद्र से आना है, बुंदेलखंड से आना है, तो क्या इसके लिए ये पॉसिबल है? तो यहां पर सवाल ज्योग्राफिकल एक्सेस का है। तो कई लोग, आम आदमी जो है वह इतना ज्यादा कंफर्ट नहीं है कि इन सब जगहों पर आ सके। इसी तरीके से अगर एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जहां होगा वहीं पे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, जिला न्यायालय और बाकी चीजें। कई गांव तो वहां से 20-20, 25-25 किलोमीटर दूर होंगे, और कई गांव तो ऐसे भी होंगे जहां पर यातायात की सुविधा लगातार नहीं है, और न तो प्राइवेट व्हीकल है और न ही वहां पर रेगुलर कोई व्हीकल चल रहा है। ऐसी स्थिति में कोई पैदल तो यहां पर इतना ज्यादा दूरी तय करके वो आना चाहे तो उसके लिए मुश्किल होगा। तो कई लोग न्याय चाहते तो हैं लेकिन वो न्याय तक उनकी पहुंच नहीं है। इसीलिए बोला गया कि जस्टिस एट योर डोर, न्याय आपके दरवाजे पर होना चाहिए, यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जस्टिस होना चाहिए, न्याय का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इसी कंसेप्ट को लेकर यह ग्राम न्यायालय का गठन किया गया। यह भी गांधीयन फिलॉसफी है कि ये जस्टिस एट योर डोर होना चाहिए, न्याय आपके दरवाजे पर होना चाहिए। तो ग्राम न्यायालय बेसिकली जो है इस कंसेप्ट पर आया हुआ है कि आप जो आपका जगह क्षेत्र है वहीं पर वह एक इस तरीके की व्यवस्था की जाए। अब थोड़ा इसके बारे में कुछ कुछ चीजें समझते हैं। पहले बेसिक चीजें जो हमारे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए। पहली चीज ये है कि ये एक स्टैचुरी जो है यहां पर कोर्ट है। मतलब क्या है इसका समझिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ग्राम न्यायालय का उल्लेख नहीं है। यह ध्यान में रखना है कि इट इज नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में उल्लेख नहीं है इसका, यह संविधान के द्वारा बनाया नहीं गया है। तो किसने बनाया है? संसद के द्वारा, इसको पार्लियामेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है। यह संसद के द्वारा गठित है, संसद के द्वारा यह जो है यहां पर एस्टेब्लिश किया गया है। और संसद ने कब किया था? तो ग्राम न्यायालय एक्ट 2008, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत इसको बनाया गया था। ग्राम न्यायालय अधिनियम संसद के द्वारा चूंकि बनाया गया है इसलिए यह स्टैच्यूटरी बॉडी है, यह एक सांविधिक निकाय है, क्योंकि यह पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया गया है। यह एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। क्या है ये? स्टैच्यूटरी बॉडी है। यह किस फिलॉसफी ऑफ जस्टिस, न्याय का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जस्टिस, जस्टिस एट योर डोर और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जस्टिस, इस मेन कंसेप्ट पर यह फिलॉसफी पर बेस्ड है। अब इसके बारे में तीसरी चीज समझिए, इसका स्ट्रक्चर कैसे है, इसका जो गठन होता है, इसको जो सेटअप किया जाता है, ये गांव के स्तर पर नहीं किया था। नाम ग्राम न्यायालय है। अब हमारे पास तो 600 से ज्यादा जो यहाँ 2.5 लाख के लगभग जो है ग्राम पंचायतें हैं। तो क्या हम 2.5 लाख यहाँ पर ग्राम न्यायालय बनाएंगे? तो ये पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं है।
तो हमने इसको पंचायत जो सिस्टम हमारे यहाँ है उसके इंटरमीडिएट लेवल पर स्टेब्लिश करने का प्लान बनाया। पंचायत जो सिस्टम हमारे यहाँ है वो 3 लेवल पर होता है, एक विलेज के लेवल पर, एक ब्लॉक के लेवल पर और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो बीच इंटरमीडिएट लेवल कौन है? ब्लॉक। तो ग्राम न्यायालय बेसिकली ब्लॉक के स्तर पर, खंड और तहसील के स्तर पर स्टेब्लिश किए जाते हैं। तो इसका जो गठन है वह पंचायत के मध्यवर्ती स्तर पर होता है। इसका गठन पंचायत के मध्यवर्ती स्तर पर होता। अगर हर चीज का लॉजिक अगर आप समझते जाएंगे तो याद रखना आपके लिए क्या है, मुश्किल नहीं होगा। फिर आसानी से आप कॉमन सेंस वहां पर डेवलप करेंगे कि हाँ इसे गांव पे क्यों नहीं किया गया, कैसे किया गया। तो यह इंटरमीडिएट लेवल ऑफ एवरी पंचायत ये यहां पर गठित किया जाता है। इसकी अध्यक्षता जो करते हैं उनका नाम न्यायाधिकारी होता है, उनको बोला जाता है न्यायाधिकारी। इसकी अध्यक्षता जो ग्राम न्यायालय में जो जज होते हैं इसकी अध्यक्षता वह न्यायाधिकारी करते हैं। न्यायाधिकारी तो ऐसी पॉपुलर इनका नाम है। बेसिकली ये होता कौन है? यह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास जो है एलिजिबिलिटी होनी चाहिए फर्स्ट क्लास का जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनने का। यानी इनके न्यायाधीशों की योग्यता वही होती है जो रेगुलर कोर्ट में, जो हमने आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट बताया था, जुडिशियल मजिस्ट्रेट में भी फर्स्ट क्लास के कई वहां पर कैटेगरी है। तो फर्स्ट क्लास के जुडिशियल मजिस्ट्रेट की योग्यता होनी चाहिए। प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की योग्यता इनमें होनी चाहिए। न्यायिक मजिस्ट्रेट की योग्यता इनके पास होनी चाहिए। दूसरी, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनका अपॉइंटमेंट जो है, इनकी नियुक्ति जो है वह स्टेट गवर्नमेंट करती है हाई कोर्ट के कंसल्टेशन पर। इनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वह उच्च न्यायालय के परामर्श पर की जाती है। हाई कोर्ट के कंसल्ट पर किया जाता, उच्च न्यायालय के परामर्श पर किया जाता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट करती है। इनको अपॉइंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। और किसके कंसल्टेशन से? हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से यहां पर किया जाता। अब एक और यहां पर इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझना है, यह एक मोबाइल कोर्ट होता है। यह एक मोबाइल कोर्ट होता है। मोबाइल कोर्ट का मतलब क्या है? जो यहां पर जो है मूव करता रहता है। यह ब्लॉक के लेवल पे होता है लेकिन वहां से मूव करता रहता है, आसपास के क्षेत्रों में देखता रहता है। यहां पर सिविल मामले भी आ सकते हैं और क्रिमिनल मामले भी आ सकते हैं। यहां सिविल मैटर भी आते हैं, दीवानी मामले भी आते हैं ग्राम न्यायालय में, और क्रिमिनल मैटर भी आते हैं, आपराधिक मामले भी यहां पर आते हैं। आपराधिक मामले भी यहां पर आते हैं, दोनों मामले आते हैं। लेकिन आपराधिक मामलों के लिए नियम है कि अप टू 2 ईयर इम्प्रिजमेंट वाले जो मामले हैं बस वही आएंगे। जिन मामलों में 2 साल तक की सजा हो सकती है कारावास की, वही मामले ग्राम न्यायालय के पास आएंगे। ऐसे मामले जिन पर 2 से अधिक साल के सजा की प्रावधान कानून में दिया गया है, वैसे मामले ग्राम न्यायालय के पास नहीं, सेशन कोर्ट के पास जाएंगे। तो यहां पर अधिकतम 2 वर्ष के कारावास के मामले ही आते, अधिकतम 2 वर्ष। ये सब क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, 2 वर्ष के कारावास के मामले। तो ये सब बिल्कुल क्लियरिटी से मालूम होना चाहिए, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिसको भी कंफ्यूजन होगा, हमने आपको नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप कर लीजिएगा, तो वहां पर आप जो है बात कर लीजिएगा। एक आध बार अगर किसी का मैसेज रीड न किया गया हो तो दोबारा वह पिंग कर दिया करे। कई बार जो है कई जगहों पर उलझे रहते हैं और आपका मैसेज रिप्लाई नहीं कर पाते। बाद में इतने ज़्यादा मैसेज हो जाते हैं कि आपका मैसेज नीचे चला जाता है और बाकी लोगों का रिप्लाई हो जाता है जो नए नए आते हैं, और आपका रिप्लाई नहीं हो पाता है। तो अगर कोई किसी के साथ ऐसा हो तो ये थोड़ा सा वहाँ पर रखिएगा कि निराश मत होइएगा, हार मत मानिएगा कि एक बार मैसेज किए और हमारा जवाब ही नहीं आया। एक बार और अगर आप रिमाइंड करा देंगे तो वहाँ पर आपके क्वेश्चन का हम जवाब दे देंगे। बहरहाल, तो ये एक मोबाइल कोर्ट होता है। सिविल और क्रिमिनल दोनों तरीके के मैटर आते हैं। क्रिमिनल मैटर में
केवल 2 साल अप टू 2 ईयर्स जो है इम्प्रिजमेंट के मामले आते हैं। इनके निर्णयों के विरुद्ध क्या चैलेंज किया जा सकता है? लोक अदालतों के जो डिसीजन थे, अवार्ड, वो फाइनल और बाइंडिंग थे, ग्राम न्यायालय के साथ नहीं है। ग्राम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अगर यहां पर कोई डिसीजन आता है तो इसके अगेंस्ट हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। ग्राम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जो है, अगर वह सिविल मामला है तो आप जिला न्यायालय जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही तो देखता है दीवानी मामलों को, और अगर वो आपराधिक मामला है तो कहां पर जाएंगे? सेशन कोर्ट में जाएंगे, सत्र न्यायालय में। तो यहां पर इसके निर्णयों को हम क्या कर सकते हैं? वह चैलेंज कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? तो ये एक क्लियरिटी आपके पास होनी चाहिए। तो कोई लोक अदालत पूछे, कोई यहां पर आर्बिट्रेशन एंड रिकॉन्सिलिएशन एक्ट पूछे, और कोई ग्राम न्यायालय, तो क्लियरिटी होनी चाहिए आपके पास। अब आइए तीसरी चीज, जो चौथी चीज है, वो एक नया कंसेप्ट है, इसको हम ट्रिब्यूनल बोलते हैं, अधिकरण बोलते हैं। ये ट्रिब्यूनल क्या होता है पहले इसको भी समझते हैं, और ये भी अल्टरनेटिव ही सिस्टम है एक तरीके से जस्टिस का, क्योंकि ये सब रेगुलर कोर्ट नहीं है। तो अब हमें देखना है ट्रिब्यूनल्स के बारे में, अधिकरण के बारे में पढ़ना। ये ट्रिब्यूनल क्या होते हैं पहले ये समझिएगा। असल में हमारे यहां पर यह देखा जाता है कि जो जजेस होते हैं, जुडिशरी जो होती है, वह लीगल एक्सपर्ट तो होते हैं। हमारे जज क्या है? लीगल एक्सपर्ट हैं। तो कोई भी अगर डिस्प्यूट आता है तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही डिसीजन देते। लेकिन कई बार कोई भी मामले पर निर्णय देने के लिए उस पर्टिकुलर एरिया की एक्सपीरियंस और उसका जो है नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर वैसा नहीं हो तो केवल लीगल एप्टीट्यूड के सहारे आप सही डिसीजन नहीं दे पाएंगे। मान लीजिए कि जैसे एक एग्जांपल के लिए समझें कि कोई रिवर है, और उस रिवर में जो है वहां पर उसके फ्लड बैंक होता है, मतलब जो नदी से लगा हुआ क्षेत्र होता है, बड़ा सा मैदानी इलाका, खुला खुला इलाका, वहां पर जो है कंस्ट्रक्शन किसी ने स्टार्ट कर दिया। अब ये मामला पहुंचा कोर्ट के पास। तो जिन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया उन्होंने कहा वहां पर हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं और ये चीजें हैं, और इससे जो है एनवायरनमेंट को हम कंजर्व करेंगे, ये पर्यावरण को ही संरक्षण देने के लिए, हम उसके खिलाफ नहीं। अब अगर उस फ्लड बैंक का जो नॉलेज है वो जज के पास नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में वो हो सकता है कि डिसीजन गलत दे दे। लेकिन अगर कोई एनवायरमेंटलिस्ट होगा, पर्यावरण विशेषज्ञ होगा, तो वो समझेगा कि आपके जागरूकता, आपके ये पेड़ लगाने से वो फ्लड बैंक नहीं बचने वाला। फ्लड बैंक है ही जहां पर इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, उसकी विशेषता ये है, ये फीचर्स है, वो बायोडाइवर्सिटी के लिए जरूरी है, वो जो है फ्लड आने पर जो है बहुत जरूरी है। तो वहां पर जो है एक एनवायरमेंटलिस्ट जितनी जानकारी रखेगा उस मैटर पर, शायद उतना बेहतर डिसीजन वो एक जज ना दे पाए। इसलिए महसूस किया जाता है अलग अलग सेक्टर में जो एक्सपर्ट होते हैं उनको भी वह जुडिशियल प्रोसेस से जुड़ा जाए, तो इससे क्वालिटी ऑफ डिसीजन क्या हो जाती है? वो बढ़ जाती है। तो यहीं से कंसेप्ट आया ट्रिब्यूनल का। ये जो ट्रिब्यूनल है ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया में वो डिसीजन देने के लिए, जजमेंट देने के लिए, किसी पर्टिकुलर एरिया में जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए इनको गठित किया जाता है। ये रेगुलर कोर्ट के हिस्से नहीं होते हैं, बल्कि ये पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा यहां पर बनाए जाते हैं। और ट्रिब्यूनल में सबसे बड़ा फीचर ये होता है कि इसमें जुडिशियल मेंबर भी होते हैं और एक्सपर्ट मेंबर भी होते हैं। यानी न्यायपालिका के लोग तो होते हैं, न्यायाधीश तो होते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक्सपर्ट मेंबर भी वहां पर होते हैं। चाहे वो टैक्सेशन का मामला हो, चाहे वह एनवायरनमेंट का मामला हो, चाहे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मामला हो, कई ऐसे ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं जो उस पर्टिकुलर एरिया में काम करते हैं और पर्टिकुलर केसेस को वहां पर हियरिंग करते हैं। तो यहां पर देखते हैं अधिकरण के बारे में फिर से कि हमारे यहां पर क्या किया गया है। तो पहली चीज हमने कहा कि ये रेगुलर कोर्ट के हिस्से नहीं होते, नियमित अदालत के भाग नहीं है, ये रेगुलर कोर्ट के पार्ट नहीं है, नियमित अदालत के भाग नहीं है, लेकिन ये जुडिशियल रोल प्ले करते हैं, लेकिन न्यायिक भूमिका ये प्ले करते हैं, लेकिन न्यायिक भूमिका का निर्वहन
इनके द्वारा किया जाता, न्यायिक भूमिका का निर्वहन करते। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रिब्यूनल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। यहां पर जो है वह मूल संविधान में कोई जानकारी नहीं रखी गई थी, लेकिन बाद में इनको लाया गया था। दूसरा हमने कहा कि यहां पर ट्रिब्यूनल्स में यह देखा जाता है कि जुडिशियल मेंबर भी होते हैं, न्यायिक सदस्य भी होते हैं और एक्सपर्ट मेंबर भी होते हैं, यानी विशेषज्ञ सदस्य भी होते हैं। ये इसका एक बड़ा यहां पर जो है फीचर माना जाता है। इसीलिए इन्हें क्वासी जुडिशियल बॉडी कहा जाता है। ये पूरी तरीके से न्यायपालिका भी नहीं है और न्यायपालिका का काम भी करते हैं। अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में यहां पर इनको देखा जाता है। क्वासी जुडिशियल बॉडी यानी अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में इनको देखा जाता है। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी के रूप में देखे जाते हैं। रेगुलर कोर्ट के पार्ट नहीं है, लेकिन जुडिशियल रोल प्ले करते हैं। ट्रिब्यूनल्स में जुडिशियल मेंबर भी होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर भी होते हैं, और यह जो है यहां पर क्वासी जुडिशियल रोल बॉडी के रूप में काम करते हैं। तो ये किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए गठित किए जाते हैं, किसी खास क्षेत्र के लिए गठित किए जाते हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, मूल संविधान में ट्रिब्यूनल का कोई प्रावधान नहीं था। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रावधान, कोई प्रोविजन ट्रिब्यूनल को लेकर नहीं था। तो ट्रिब्यूनल को लेकर प्रोविजन कब किया गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के तहत पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4A ऐड किया गया। पार्ट 14A, पार्ट जो है 14A यहां पर ऐड किया गया, और पार्ट 14A के थ्रू 2 आर्टिकल्स यहां पर बनाए गए। आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B। ये 2 जो हैं आर्टिकल यहां पर पार्ट 14A, ये 42वें संविधान संशोधन से नया पार्ट ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और 2 नए आर्टिकल यहां पर ऐड किए गए। आर्टिकल 323A कहता है कि पार्लियामेंट, ये यहां पर कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये अधिकार होगा कि फॉर सेंटर और स्टेट, कि वह सेंटर के लिए या वो स्टेट के लिए या किसी लोकल अथॉरिटी के लिए, या किसी लोकल अथॉरिटी के लिए। तो यहां पर बोला गया है कि सेंटर, स्टेट, लोकल अथॉरिटी के जो से रिलेटेड जो पब्लिक सर्विसेज हैं, यहां पर इनसे संबंधित जो हैं वह पब्लिक सर्विसेज हैं, लोक सेवाएं हैं। इन पब्लिक सर्विसेज जो हैं, लोक सेवाओं और इनके पदों के लिए जो कंडीशंस हैं, और यहां पर जो है जो टर्म एंड कंडीशन हैं, जो यहां पर इससे रिलेटेड डिस्प्यूट सेटलमेंट्स हैं, वो सब यहां पर जो है गठित किया जाएगा। उसके लिए एक ट्रिब्यूनल गठित किया जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी में काम करने वाले जो पब्लिक सर्विसेज हैं, जो लोक सेवाएं हैं, उन लोक सेवाओं और पदों के लिए रिक्रूटमेंट और कंडीशंस, यहां पर जो है वह नियुक्ति, भर्ती और नियुक्ति की सेवा शर्तों, भर्ती और रिक्रूटमेंट और अपॉइंटमेंट की कंडीशंस जो हैं, सर्विस कंडीशंस जो हैं, सेवा शर्तों, सर्विस कंडीशन के संबंध में डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए, विवाद निस्तारण के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। प्रशासनिक प्राधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का गठन किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का गठन किया जा सकता है। अब फिर से समझिएगा कि चाहे वह मामला सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे वो लोकल अथॉरिटी का हो, तीनों स्तरों पर जो पब्लिक सर्वेंट हैं, उनके रिक्रूटमेंट, उनके सर्विस कंडीशन के अगर कंसर्न में कोई डिस्प्यूट है, तो उसके सेटलमेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का गठन कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का गठन कौन करता है? पार्लियामेंट करता है। ये यहां पर समझने वाली बात है।
फॉर अदर पर्पजेस, यानी अन्य उद्देश्यों के लिए, अन्य उद्देश्यों के लिए। ये तो एक हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। अन्य उद्देश्यों के लिए पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही वह इंपावर किए गए हैं कि ट्रिब्यूनल गठित कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट को भी और स्टेट लेजिस्लेचर को भी। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर भी और यहां पर पार्लियामेंट, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों। अन्य उद्देश्य में कौन कौन से उद्देश्य हैं? टैक्सेशन, करारोपण के लिए अगर कोई ट्रिब्यूनल बनाना है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, औद्योगिक विवाद के लिए अगर कोई ट्रिब्यूनल बनाना है, किसी तरीके का कोई भी इस तरीके का ट्रिब्यूनल बनाना है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ भी, तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों एम्पावर्ड हैं कि वो ट्रिब्यूनल बना सकते हैं। अब हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूनल हैं, एक एक करके उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला हमारे लिए है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। अभी आपने पढ़ा कि आर्टिकल 323 ए के तहत पार्लियामेंट को, केवल और केवल पार्लियामेंट को अथराइज किया गया है कि वह सेंटर, स्टेट या लोकल अथॉरिटी के पब्लिक सर्विसेज में काम करने वाले स्टाफ कर्मचारियों के रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशन से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल गठित कर सकता है। यही एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का नाम कैट है। हमारे यहाँ इसी को हम कैट के रूप में देखते हैं। तो ये जो कैट है, बेसिकली ये जो है पार्लियामेंट के थ्रू इसको स्टेब्लिश किया गया था संसद द्वारा। और किस आर्टिकल को फॉलो करते हुए? आर्टिकल 323 ए के अंडर 1985 में इसको गठित किया गया था। 1985 में सीएटी यानी कैट का जो है गठन किया गया था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। पहली चीज तो ये समझना है। तो ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या करता है, पहले इसको समझिए। तो कैट जो है, इसका काम, कैट के तहत यह सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर हैं, केंद्र सरकार के अधीन कार्य करने वाले कर्मचारी, केंद्र सरकार के अधीन कर्मचारी या फिर ऑल इंडिया सर्विसेज के कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारी, ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारी, इन दोनों जो यहां पर स्टाफ हैं, इन दोनों की भर्ती, नियुक्ति और सर्विस कंडीशन और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों की सुनवाई की जाती, विवादों की सुनवाई की जाती। फिर से समझिएगा, कैट का काम क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करने वाले जो ऑफिसर हैं, स्टाफ हैं, या ऑल इंडिया सर्विसेज के जो वहां पर जो हैं काम करने वाले ऑफिसर हैं, उनके रिक्रूटमेंट, उनके अपॉइंटमेंट, उनके सर्विस कंडीशन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट की हियरिंग, सुनवाई, वो कहां पर की जाती है? वह सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में की जाती है। ये जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, इनमें कई मामले आते रहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझने के लिए, एक बड़ा चर्चित केस था ईरा सिंघल का। 2013 बैच में फर्स्ट रैंक जिनका आया हुआ था, यूपीएससी में उन्होंने टॉप किया था। ये इसके पहले ही सेलेक्टेड हो चुकी थी। 2010 में आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में उनका सिलेक्शन हो चुका था। लेकिन जब आप इंटरव्यू देते हैं आईएएस का, पीसीएस का, खासकर आईएएस का, जिस दिन इंटरव्यू होता है उसके अगले दिन आपका एक मेडिकल इंटरव्यू होता है, मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, सुबह से शाम तक वहां पर होता है। उस मेडिकल एग्जामिनेशन में शाम तक आते आते एक रिपोर्ट बनती है, 4 साढ़े 4 बजे तक आपको एक रिपोर्ट मिल जाती है। उस रिपोर्ट में लिखा रहता है कि यू आर मेडिकली फिट फॉर ऑल सर्विसेज, यू आर मेडिकली अनफिट फॉर दीज सर्विसेज, यू आर मेडिकली अनफिट फॉर ऑल सर्विसेज। इस तरीके के कई कॉलम होते हैं।
इरा सिंघल के कॉलम में ये लिख कर आया कि वो किसी भी तरीके की सेवा के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी शी वॉज मेडिकली अनफिट फॉर ऑल सर्विसेज, ऐसा वहां पर लिखा गया था। उन्होंने इस केस को जो है वो कैट में चैलेंज किया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। क्यों? क्योंकि यह रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ मामला था और वो एक सेंट्रल सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस क्या था? सेंट्रल सर्विस, तो उससे जुड़ा हुआ मामला था। तो कैट में वो गई, केस चला और केस में वो जीती भी। और 2013 में वो आईआरएस की ट्रेनिंग भी ले रही थी जब उन्होंने एग्जाम दिया था आईएएस का, और फिर आईएएस में उनका फर्स्ट रैंक आया। फिर वो ऑल इंडिया सर्विसेज आईएएस के रूप में वो अपॉइंट हुई। तो कुल मिलाकर इस चीज को हमें थोड़ा सा समझना है यहां पर कि ये जो है कैसे काम करता है। क्लियर है यहां तक? अब आइए दूसरी चीज, इसका जो प्रिंसिपल बेंच है वो कहां पर है? दिल्ली में। कैट कहां पर है? प्रिंसिपल बेंच कहां पर है इसका? दिल्ली में है। और अलग अलग स्टेट में इसके एडिशनल बेंचेस भी हैं। अभी फिलहाल 17 रेगुलर जो हैं बेंचेस और 4 सर्किट बेंच वह इसके देखे जाते हैं। 17 जो है रेगुलर बेंच हैं इसके, नियमित पीठ हैं इसके, और 4 जो हैं इसके सर्किट बेंच हैं। 4 इसके सर्किट बेंच हैं, हालांकि ये सब जानने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर जो दूसरी चीज है, कैट में कौन कौन होता है, तो कैट की स्ट्रक्चर कौन कौन से है? कैट में एक चेयरमैन होते हैं, एक डिप्टी चेयरमैन होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, और यहां पर जो है अन्य सदस्य होते हैं, अदर मेंबर्स होते हैं। इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है। अन्य सदस्य जो होते हैं उनमें जुडिशियल मेंबर भी होते हैं, न्यायिक सदस्य भी होते हैं, और उनमें हमने कहा कि प्रशासनिक सदस्य, एक्सपर्ट मेंबर जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े होते हैं, विशेषज्ञ सदस्य भी होते हैं। ये इनका स्ट्रक्चर होता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन, अदर मेंबर्स की? तो राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती, राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है इनके लिए जो कार्यकाल है, इनका जो टेन्योर है वो 5 साल, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, 65 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर रहते हैं और फिर रिटायर हो जाते हैं। जो अदर मेंबर्स हैं उनके लिए बोला गया है 62 वर्ष, 5 वर्ष की आयु, और यहां 5 वर्ष का कार्यकाल या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले, तो ये रिटायर हो सकते हैं। ये जो यहां पर मेंबर्स होते हैं, अध्यक्ष और सदस्य, ये अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं। राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र भी ये लोग दे सकते हैं, प्रेसिडेंट को त्यागपत्र भी दे सकते हैं, और प्रेसिडेंट कभी भी इनको हटा भी सकते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ चीजें समझनी है। दूसरा, ये जो ट्रिब्यूनल है कैट, ये जो सिविल प्रोसीजर कोड है, सीपीसी जो है, सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, उसमें जो प्रोसीजर दिए गए हैं उस प्रोसीजर से ये काम नहीं करती। ये नेचुरल जस्टिस के तहत काम करती है। तो प्राकृतिक न्याय नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। और सीपीसी जो है, सिविल प्रक्रिया संहिता जो है, सीपीसी 1908 को जो है को फॉलो नहीं करती, का अनुसरण करना बाध्यकारी नहीं है, यहां पर यह जानना है। इसे सिविल कोर्ट का दर्जा दिया गया है, यानी दीवानी न्यायालय का दर्जा दिया गया है, स्टेटस ऑफ सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट का दर्जा दिया गया। कोई भी यहां पर जो है वह आवेदन कर सकता है, और अगर इसका डिसीजन अधिकरण का आता है तो ट्रिब्यूनल के डिसीजन के अगेंस्ट हाई कोर्ट में भी अपील किया जा सकता है। तो ये तो था हमारा जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल।
अब इसी में दूसरा हम देखते हैं आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के बारे में, यानी सशस्त्र बल न्यायाधिकरण। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के बारे में देखते हैं, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के बारे में देखते हैं, AFT के बारे में देखते हैं। क्या है ये AFT? तो यहां पर पार्लियामेंट के द्वारा इसको गठित किया जाता है, संसद द्वारा जो है इसको गठित किया गया है। संसद ने कब गठित किया था? तो आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट 2007 के तहत ये एक कानून बनाया उन्होंने, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट 2007 जो है उसके थ्रू जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। 2007 के तहत इसका गठन किया गया था। ये जो आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल है इसका प्रिंसिपल बेंच जो है वो दिल्ली में है, प्रमुख बेंच जो है पीठ वो नई दिल्ली में है। और आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के 8 रीजनल बेंचेस हैं, 8 क्षेत्रीय बेंच इसके होते हैं। ये जो आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल है इसमें एक यहां पर जो है इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें, इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो यहां पर जो है एक चेयरमैन होते हैं और यहां पर जो है कुछ एक्सपर्ट मेंबर होते हैं और कुछ वहां पर जो हैं वह जुडिशियल मेंबर होते हैं। तो हमने बताया कि सदस्य जो हैं वह वही न्यायिक सदस्य भी होते हैं और यहां पर विशेषज्ञ सदस्य भी होते हैं। एक्सपर्ट मेंबर किस क्षेत्र से होंगे? वही सेना के क्षेत्र से होंगे। तो कर्नल रैंक के, उससे ऊपर के रैंक के जो लोग होते हैं उनको जो है यहां पर मेंबर बनाया जाता, मेजर जनरल के लेवल पर। तो यहां पर जो है ये देखा जाता है, कोई भी व्यक्ति जो है अध्यक्ष तभी बनेगा जब सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो या उच्च न्यायालय का रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो। अध्यक्ष कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट का या तो रिटायर्ड जज हो, सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, और या फिर किसी हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो आर्म्ड फोर्सेस जो ट्रिब्यूनल होते हैं उनका जो चेयरमैन होता है वह या तो सुप्रीम कोर्ट का वह रिटायर्ड जज हो या हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो। जो न्यायिक सदस्य होते हैं, जुडिशियल मेंबर होते हैं, वो हाई कोर्ट के जज होते हैं। और प्रशासनिक व्यक्ति जो हैं, सेना में अगर वो रहे हैं, मेजर जनरल या उससे ऊपर का रैंक वो रखते हैं तो उनको बनाया जाता है। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट ये आर्मी एक्ट 1950, नेवी एक्ट के तहत जो है यहाँ पर, या एयर जो है फोर्स एक्ट 1950, इनके तहत ये काम करता है। और सेना में जो सेना के सदस्य हैं उनकी नियुक्ति, भर्ती, विवाद, इन सब को देखता है। तो ये जो AFT है, आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल, आर्मी एक्ट इसके तहत ये काम करता है, इनका पालन करवाता है। आर्मी एक्ट 1950, एयर फोर्स एक्ट 1950, वायुसेना अधिनियम 1950 और नेवी एक्ट 1957, नौसेना अधिनियम 1957, इनके तहत जो है वो काम करती। ये जो है इनके तहत, इन तीनों कानूनों के तहत तीनों आर्मी के सदस्यों, तीनों सेनाओं के सदस्यों, तीनों सेनाओं के जो मेंबर्स होते हैं उनके रिक्रूटमेंट, उनकी भर्ती, उनके अपॉइंटमेंट और उनके सर्विस कंडीशन या सेवा शर्तों से संबंधित जो विवाद होते हैं उन्हीं विवादों को AFT सुनता है। उन्हीं विवादों या शिकायतों की सुनवाई आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल करता है। और इसके साथ साथ आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल जो हैं
उनमें वो मामले भी आते हैं जो कोर्ट मार्शल के वहां पर डिसीजन होते हैं। जैसे सेना में पहले जो है अगर कोई भी मामला आता है किसी सेना के अधिकारी या सदस्य को लेकर, तो पहले कोर्ट मार्शल के लेवल पे जाता है और वहां से फिर उसको भेजा जाता है आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में। तो कोर्ट मार्शल के अगेंस्ट यहां पर चैलेंज किया जा सकता है, कोर्ट मार्शल के अगेंस्ट यहां अपील किया जा सकता है, यहां पर किया जा सकता है। लेकिन आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल का एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है जो हमें मालूम होना चाहिए। एक्सेप्शन ये है कि ये आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के लिए काम तो करता है, लेकिन हमारे यहां पैरा मिलिट्री फोर्सेस भी हैं और पैरा मिलिट्री फोर्सेस जो हैं उन पर आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल का कोई अधिकार, ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। पुलिस पर तो वैसे ही नहीं है, ये केवल सेनाओं के लिए है। तो ये ध्यान में रखना है, अदरवाइज कई बार छोटे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसका ज्यूरिसडिक्शन जो है, इसकी अधिकारिता जो है, इसकी ज्यूरिसडिक्शन वह पैरा मिलिट्री फोर्सेस के मेंबर, इसकी अधिकारिता में पैरा मिलिट्री फोर्सेस के मेंबर इंक्लूड नहीं है, अर्ध सैन्य बल के सदस्य शामिल नहीं है। इसकी अधिकारिता में पैरा मिलिट्री फोर्सेस के मेंबर्स इंक्लूड नहीं होते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट जो यहां पर, तो हमने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल देखा, हमने यहां पर आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल देखा। अब आइए थोड़ा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में सुनते हैं, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के बारे में यहां पर देखते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के बारे में देखते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है, पहले इस बार थोड़ा सा समझिएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो है, ये 2010 में पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया था। उसके पहले का बैकग्राउंड ये था कि हमारे यहां पर, आप डीपीएसबी में हमने आपको बताया था कि 1972 में एक तरफ क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट आई, लिमिट्स ऑन द ग्रोथ नाम से कहा गया कि बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी दुनिया में हो रही है, एनवायरनमेंट खतरे में है, तो दुनिया में ग्रोथ को रोकने की बात की जा रही थी। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज अपनी जिम्मेदारी लेने से बच रहे थे। डेवलपिंग कंट्रीज को कह रहे थे कि अब आप लोग डिफॉरेस्टेशन मत कीजिए, पेड़ों की कटाई मत कीजिए, संसाधनों का दोहन मत कीजिए। डेवलपिंग कंट्रीज का कहना था भाई हमारे यहाँ इतनी बड़ी गरीबी, इतने बड़े लोग यहाँ पर हैं, अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करेंगे तो हम नीड नहीं फुलफिल कर पाएंगे, हमारे यहाँ सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगा और बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, इन्वायरमेंट से बड़ी प्रॉब्लम। तो उनका कहना था कि भाई डेवलप कंट्री हैं, उनके पास पैसा वगैरह, टेक्नोलॉजी वगैरह है, वही थोड़ी मदद कर दें तो इन्वायरमेंट जो है कलेक्टिवली वहाँ पर उसका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाए। लेकिन फिलहाल हर एक देश का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, तो कोई देश क्यों इंटरेस्ट लेगा वहाँ पर। तो 1972 में ही इंडिया ने अपना कंसर्न शो करना शुरू कर दिया, जबकि हम डेवलपिंग कंट्रीज थे, हमारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी। लेकिन हमने 1972 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट, वहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 लाया, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लाया, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए 1974 में एक्ट लाया। तो हम लोगों ने लगातार वहाँ पर कानून बनाने शुरू कर दिए। एनवायरमेंटल लॉ जो है इंडिया में आना स्टार्ट हो गया। फिर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया, फिर उसके बाद फिर देखा गया कि हमने पोल्यूशन एक्ट लाया, हमने जो है कई अलग अलग तरीके के एक्ट वहाँ पर इस दौरान हम लोग लेकर आए। कानून तो आ गए, लेकिन कानूनों को मानने वाला कौन है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहता था कि हंटिंग जो है इलीगल है, और वहां पर जो है उन्होंने पूरा लिस्ट दिया हुआ था कि कौन कौन से स्पीसीज हैं जिनका हंटिंग नहीं किया जा सकता। लेकिन हंटिंग कौन रोक रहा था, और वहां पर बड़े स्तर पर देखा जा रहा था। तो ऐसे में इन्वायरमेंटल लॉ एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे थे। अब इसके पीछे दो रीजन थे। एक ये था कि कोई भी मामला जो है वह पुलिस कब हरकत में आती है, पुलिस सुमोटो जो है केसेस बहुत कम लोग वहां पर एक्शन लेते हैं, मतलब कोई घटना घटी और तुरंत एक्शन उस पर ले लिया जाए। अमूमन आप सुनते हैं कि किसी ने हमारे पास शिकायत ही नहीं की, नहीं तो हम तो काम करते उस पर देखते। तो यहां पर कई बार क्या होता है कि कंप्लेन जो है वायलेशन ऑफ लॉ पर कोई करने वाला नहीं होता है। तो ये एक एक्टिव और अवेयर सिविल सोसाइटी के थ्रू हो सकता है। ये अलग बात है कि अभी भी हमारे यहाँ वो अवेयरनेस का जो लेवल है वो नहीं आया है। बहरहाल
दूसरा एक और मुद्दा ये भी हो सकता है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रोएक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन न हो, हमारा गवर्नेंस का जो मॉडल है वह वही लेथार्जिक और ट्रेडिशनल मार्का वहां पर हो। तो हमने जब इन्वायरमेंटल लॉ लाए दुनिया भर के और उनका वायलेशन स्टार्ट हुआ, तो इनकी सुनवाई कौन करे? तो हाई कोर्ट में ग्रीन बेंच बनाया गया, हाई कोर्ट में एक अलग बेंच बनाया गया, कहा गया कि इनमें केवल इन्वायरमेंटल जो मैटर्स हैं वो आएंगे, तो ग्रीन बेंच वहां पर बना। लेकिन हाई कोर्ट के सामने इतने ज्यादा मैटर, इतने ज्यादा केसेस आते थे कि ये जो इन्वायरमेंटल लॉज थे, ये इसको चैलेंज जब किया गया तो लंबा लंबा टाइम 10-10 साल वहां पर लेने लगे और कोई डिसीजन वहां पर नहीं आ रहा था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि हर एक चीज जो है वह वेट कर सकती है, एनवायरनमेंट वेट नहीं कर सकती। इकोलॉजी इतनी तेजी से चेंज होती है, अगर कहीं पर कोई एक्टिविटी हो रही है, आज अगर आपने डिसीजन नहीं लिया, 5 साल बाद आप कोई डिसीजन ले लीजिए, वहां का इकोलॉजिकल जो पूरा का पूरा सिस्टम है खत्म। अब अगर एक जंगल है और उसको काटा जा रहा है और वहां पर वो मामला अदालत में चल रहा है, अदालत वहां पर अभी जब तक डिसीजन नहीं आ रहा है, वहां पर सारा मामला, उसको रोकने का कोई आदेश नहीं मिला है, और वहां पर आज से 4 साल 5 साल बाद अदालत ने निर्णय दे भी दिया, तो वहां जंगल रहेगा तब ना, वहां तो गायब हो गया। कहीं पर खनन का जो है मामला चल रहा है, सैंड माइनिंग होती रहती है इलीगल तरीके से नदियों के किनारे, तो वहां पर तटबंध जो है वो टूटते रहेंगे, फेंसिंग वहां पर रहेगी नहीं मजबूत, तो फ्लड तो आएंगे ना। तो कई बार ये देखा जाता है कि हम अभी जो हाई कोर्ट में ये मामला जब जाता था ग्रीन बेंच के पास, तो अननेसेसरी डिले होता था। इसलिए ये जरूरत महसूस की गई कि एनवायरमेंटल अवेयरनेस बढ़ रहा है, एनवायरमेंटल एक्टिविज्म बढ़ रहा है, कई हमारे यहाँ सिविल सोसाइटी के लोग एक्टिव हो रहे हैं, उन लोगों ने डिमांड किया कि इसके लिए एक सेपरेट जो है वह एक्सपर्ट जो है वह ट्रिब्यूनल होना चाहिए, और एनजीटी तभी आया है। तो अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए एनजीटी के बारे में कुछ कुछ बेसिक फैक्ट्स समझते हैं। यह पार्लियामेंट के थ्रू जो है स्टेब्लिश किया गया, संसद द्वारा गठित किया गया, और यह राष्ट्रीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत गठित किया गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत इसको किया गया। यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यह एक सांविधिक निकाय है, क्योंकि पार्लियामेंट ने इसको गठित किया है। इसका जो प्रिंसिपल बेंच है वो दिल्ली में है, और 4 इसके रीजनल बेंचेस भी हैं, 4 जो हैं इसके क्षेत्रीय पीठ भी हैं। जो रीजनल बेंचेस हैं, एक पुणे में है, एक पुणे में है, एक भोपाल में है, एक चेन्नई में है, और एक कोलकाता में। तो यहां पर इसके रीजनल बेंचेस भी हैं। इसमें एक चेयरमैन होते हैं, और अध्यक्ष के साथ साथ जो सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स में हमने पहले ही बताया था कि जुडिशियल मेंबर भी होते हैं और एक्सपर्ट मेंबर भी होते हैं, विशेषज्ञ सदस्य भी होते हैं। जो जुडिशियल मेंबर होते हैं वह हाई कोर्ट के जो है रिटायर्ड जज होते हैं, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। और यहां पर जो है, जो इसके चेयरमैन है, पहले उसकी बात कर लें। चेयरमैन जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस होने चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जो हैं सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए, चीफ जस्टिस होने चाहिए, उन्हीं को बनाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस को जो है ये बनाया जाता है यहां पर। और जो मेंबर हैं उनमें जुडिशियल मेंबर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। एक्सपर्ट मेंबर वो होता है जिसे लास्ट 15 ईयर से एक्सपीरियंस हो एनवायरनमेंट में, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन या फॉरेस्ट कंजर्वेशन के क्षेत्र में। तो पर्यावरण या वन संरक्षण, एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन, पर्यावरण या वन संरक्षण के क्षेत्र में
कार्य करने का पिछले 15 वर्षों से अनुभव हो, पिछले 15 वर्षों से अनुभव हो तो यहां पर रखा जाता है। एनजीटी जो है वह कौन से मामलों की सुनवाई करता है, कौन से मामले आते हैं उसके पास, कोई भी इन्वायरमेंटल मामला आता है या पर्टिकुलर है, तो 7 इन्वायरमेंटल लॉज हैं जिनकी सुनवाई वो करता है। एनजीटी जो है वह 7 इन्वायरमेंटल लॉ हैं जिनकी सुनवाई करता है। 7 पर्यावरणीय कानूनों का अगर उल्लंघन हो या उससे संबंधित विवाद हो, 7 इन्वायरमेंटल लॉज का जो है कानूनों पर सुनवाई करता है। ये कौन कौन से लॉ हैं? 7 लॉ, इनको भी देख लेते हैं। एक, जैसा हमने कहा, वाटर जो पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल सेस एक्ट यहां पर है, कंट्रोल एक्ट 74 है, यानी वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974। दूसरा है वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल सेस एक्ट, निवारण एवं नियंत्रण सेस एक्ट 1977। सेस एक्ट, सेस यानी उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, 1977। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम 1980। और यहां पर इसी तरीके से 7 जो हैं एनवायरमेंटल लॉज यहां पर हैं। पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम 1986, बायोडायवर्सिटी एक्ट यहां पर जो है 2002, ये सब यहां पर हैं। जो हमें समझना है, जो हमारे लिए क्वेश्चन है, वो क्या है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसमें शामिल नहीं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, 1972, या भारतीय वन अधिनियम, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, भारतीय वन अधिनियम 1927, या फिर शेड्यूल कास्ट एंड अदर ट्रेडिशनल जो इनहेबिटेंट्स हैं एक्ट है 2006, तो वो इसमें शामिल नहीं है। तो ये जो है यहाँ पर, और ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी जो है नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पर काम करती है। सीआरपीसी, एविडेंस लॉ वगैरह, ये सब प्रोसीजरल जो है कॉम्प्लिसिटी यहाँ पर नहीं है। 6 मंथ, विद इन 6 मंथ इसे अपना डिसीजन देना होता है, और 6 महीनों के बाद जो है यहाँ पर इसके निर्णयों के विरुद्ध जो है सब सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है। तो ये ट्रिब्यूनल से जुड़े हुए यहाँ पर पहलू थे। ठीक है, तो इतनी चीजें यहाँ पर जो जुडिशरी से, करंट से जुड़ी हुई, सॉरी, ट्रेडिशनल स्टैटिक पार्ट से जुड़ा हुआ चीज था। तो जो नोट्स मिला हुआ है उसके सहारे आप अपना शॉर्ट नोट्स इस पर जरूर बना लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश में। शॉर्ट नोट्स ज़्यादा काम करते हैं, पॉइंट पॉइंट में, जैसे हम मान लीजिए पॉइंट्स, पूरा लैंग्वेज फॉर्म में नहीं, पॉइंट पॉइंट फॉर्म में, जिससे चीज़ें अंतिम समय में केवल रिवीजन के काम आए। और आपके पास जो बुक है वहाँ पर भी देखते रहिए, अगर आपको लगता है कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं तो उसको करिए। अच्छी स्टडी होती है कि जहाँ पर क्लास पर डिपेंडेंसी ना हो। क्लास का अपना एक रोल होता है और अपने तरफ से आपको एफर्ट डालना होता है। तो वहां पर जब दोनों चीजें आपस में मिल जाएंगे, फिर किसी भी कीमत पे आपको सिलेक्शन से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो थोड़ा सा वहां पर जो है आपको इंक्लूसिव अप्रोच लेकर चलना है, बहुत ज्यादा आपको डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। क्लास का पर्पस होता है कि आपका एक अप्रोच वहां पर मिल जाए, चीजों को देखने समझने का नजरिया आपका डेवलप हो जाए, आप इजी लैंग्वेज में चीजों को समझ सकें, आप उलझे नहीं।
आपके लिए एग्जाम को सिंपल करना ये हमारा पर्पस होता है। आपके जो कैपेबिलिटीज हैं उनको जो है एक्सपोज करना, आपको बाहर निकालना, तो ये करना है। आज क्लास यहीं तक। कल की जो क्लास होगी नया टॉपिक रहेगा। कल असल में हम लोगों को देखना है जुडिशरी से रिलेटेड जितने भी मेंस रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, तो लगभग 8-10 क्वेश्चन है। तो कल तो पूरा जुडिशरी पे ही हमको लगता है मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन जितने हैं वो हम डिस्कस करेंगे। परसों से सेंटर स्टेट रिलेशन वो स्टार्ट हो जाएगा, वो भी 2 से 3 दिन की क्लास है। फिर आपका पंचायती राज, लोकल गवर्नमेंट, 1 दिन की क्लास वो रहेगी। फिर वहां से हम लोग चलेंगे यूनियन टेरिटरी और सिटीजनशिप, 1 दिन की क्लास वो रहती है, उसको देखेंगे। और वहां से फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी, ये सब कुछ बॉडीज हैं उनको देखेंगे। वो थोड़ा सा 2-3 दिन का रहता है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन अच्छे आते हैं, वो अच्छे से देखना भी चाहिए। फिर हमारा पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है और वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेरिजन है। तो 1-2 इस तरीके के टॉपिक रहेंगे। तो अब जो है मतलब धीरे धीरे आप नज़दीक पहुंच रहे हैं कि पॉलिटी का सेगमेंट जो है आपका वो फिनिश होगा। बड़े मेजर जो सेगमेंट थे, चंक थे, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब छोटे छोटे टॉपिक हैं सब इंपॉर्टेंट, लेकिन छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत लंबे नहीं। तो कल हम लोग जुडिशरी से रिलेटेड, मेंस रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं कल हम लोग कर लेते हैं। कल मिलते हैं। थैंक यू।